हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत के सिद्धांत। लागत के सिद्धांत का संबंध किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च की गई सभी प्रकार की लागतों से होता है। क्या बताया? लागत के सिद्धांत का संबंध क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च की गई सभी प्रकार की लागतों से संबंध लागत सिद्धांत का होता है। ये जो लागत के सिद्धांत हैं, इसमें लागत कई प्रकार की है। लागत के सिद्धांत में लागतों को कई प्रकार की लागतों के बारे में बताया गया है। तो लागतें कितनी प्रकार की होती हैं? कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ये कितने प्रकार की हैं? इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है मौद्रिक लागत, यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है? जब हम किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपर मुद्रा के रूप में, यानी कि नकदी के रूप में, कैश के रूप में जो भी पैसा खर्च करते हैं किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपर, उसे मौद्रिक लागत के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो हम किसी वस्तु के उत्पादन के लिए हम मटेरियल का खर्चा दे रहे हैं, मटेरियल एक्सपेंडिचर हमारा क्या माना जाएगा? मटेरियल एक्सपेंडिचर हमारी मौद्रिक लागत मानी जाएगी। लेबर का खर्चा पे कर रहे हैं, लेबर क्या माना जाएगा? मौद्रिक लागत मानी जाएगी। इसी तरह से हमने ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या माना जाएगा? मौद्रिक लागत मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने बिल्डिंग जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट क्या माना जाएगा? मौद्रिक लागत मानी जाएगी। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में हम जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? मौद्रिक लागत कहलाएगी। इसी तरह से मान लो हम पावर की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिजली की पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? मौद्रिक लागत कहलाएगी। दूसरी लागत हमारी कौन सी होती है? वास्तविक लागत। दूसरी लागत हमारी कौन सी होती है? वास्तविक लागत, यानी कि रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट उठाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। जैसे मान लो एक कारपेंटर ने फर्नीचर बनाने के लिए 8 घंटे की मेहनत की। एक कारपेंटर है, उसने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बनाने के लिए उसने 8 घंटे 10 घंटे मान लो लगा लिए। 10 घंटे जो उसने कष्ट सहा, जो उसने मेहनत की, वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसकी वास्तविक लागत, यानी कि रियल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है लेखाक्रम या व्यावसायिक लागत या अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट या लेखाक्रम लागत क्या होती है? लेखाक्रम लागत या अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब उन नगद पेमेंट से है जो कि किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए खर्च की गई है। उस नगद पेमेंट यानी कि कैश पेमेंट, अकाउंटिंग कॉस्ट में कैश पेमेंट जो हमने की है किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, जो भी हमने कैश पेमेंट की है, प्लस इसमें डेप्रिसिएशन, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो हमारी नगद कॉस्ट कहलाती, वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। क्या बताया? अकाउंटिंग कॉस्ट में किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए हमने जो कैश पेमेंट की है, ठीक है, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन, जब हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है? एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब हम दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं तो जिस वस्तु का त्याग किया वो पहली वस्तु के लिए क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मान लो हम गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, पहले हम चने की खेती करते थे, अब हम गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, तो हमने चने की खेती का त्याग कर दिया और चने की खेती की जगह अब हम गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो चने की खेती का त्याग जो हमने किया, चने से मान लो हमें 10,000 रुपये इनकम प्राप्त होती थी, ठीक है, 10,000 रुपये हमें इनकम प्राप्त होती थी, ये मान लो हमें चने से इनकम प्राप्त होती थी, ठीक है, ये चना से इनकम प्राप्त होती थी। अब हमने चने का त्याग कर दिया, चने की जगह हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो जो हमने चने का इनकम का त्याग किया, 10,000 रुपये का त्याग किया, ये गेहूं की क्या कहलाएगी? अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आर्थिक लागत, यानी कि इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट आर्थिक लागत क्या होती है? आर्थिक लागत में हम स्पष्ट लागतों को और निहित लागतों को शामिल करते हैं। स्पष्ट लागत जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है,
एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि इसमें स्पष्ट लागतों को और निहित लागतों को दोनों को शामिल किया जाता है। स्पष्ट लागत क्या होती है? स्पष्ट लागत का मतलब है कि स्पष्ट लागतों का मतलब है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हमने मुद्रा के रूप में खर्च की है वो हमारी स्पष्ट लागत कहलाती है। ठीक है। और निहित लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट किसी साधन को अगर उत्पादन का मालिक किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए उत्पादन का मालिक अगर अपने साधनों को प्रयोग करता है, अपने साधनों को प्रयोग करने की लागत को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल, मान लो एक ऑनर जो है, मालिक है, उसका बिल्डिंग अपनी है, अपनी ही बिल्डिंग में वो प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है, तो अपनी बिल्डिंग पर वो खुद को रेंट नहीं दे रहा। ठीक है। तो अगर वो अपनी बिल्डिंग पर खुद को रेंट नहीं दे रहा, अपनी बिल्डिंग के ऊपर खुद को रेंट नहीं दे रहा, ये क्या कहलाएगी? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। अगर वही बिल्डिंग वो किराए पर लेता तो बाहर किसी व्यक्ति को रेंट देता। इसी तरह से अगर एक ऑनर ने अपने पैसा बिजनेस में लगा दिया, यही पैसा वो बाहर से उधार लेता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन वो खुद को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। तो आर्थिक लागत क्या होती है? आर्थिक लागत में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को शामिल कर दिया जाता है। स्पष्ट लागतों का मतलब क्या होता है? जो मुद्रा के रूप में खर्च किया गया वो हमारी स्पष्ट लागत कहलाती है। ठीक है। इस आर्थिक लागत को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति, ये जो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मान लो एक व्यक्ति जो कि एग्जाम्पल सेम ले रहे हैं, जो कि स्टूडेंट है, अगर वो कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मान लो उसको साल का 10,000 रुपये फीस देनी पड़ती है। ठीक है। अगर यही 10,000 रुपये वो फीस ना दे, यही बैंक में जमा कर दे, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। उसके ऊपर मान लो उसको 10,000 के ऊपर मान लो उसको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिल जाता है, 500 रुपये इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है। 500 रुपये इस 10,000 में इंक्लूड कर देंगे। और मान लो वो एक साल कॉलेज में ना जाकर कहीं जॉब करता है, तो जॉब करके वो 10,000 और कमा लेता है। ठीक है। तो 10,000 जो उसने फीस के रूप में दिए वो, प्लस फीस ना देता, बैंक में जमा करता, उसका इंटरेस्ट। ठीक है। ये हो गई उसकी फीस, ये उसका हो गया इंटरेस्ट, प्लस 10,000 वो कहीं और कमा लेता एक साल में, तो उसकी जो सैलरी मिलती। तो कहने का मतलब है एक साल अगर वो कॉलेज में ना पढ़ता तो उसको कितनी इनकम मिल जाती, मतलब कि उसका कितना पैसा बच जाता? 10,000, 10 20,000 और 20,500। ये जो 20,500 है ये क्या कहलाएगी? ये 20,500 एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, आर्थिक लागत कहलाएगी। ठीक है। 20,500 हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी आर्थिक लागत कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि समाज के हर व्यक्ति को उठानी पड़ती है। जैसे पोल्यूशन, फैक्ट्री में पोल्यूशन हो जाता है, फैक्ट्री काम करती है, पोल्यूशन हो जाता है, तो पोल्यूशन का नुकसान समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को उठाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे जल प्रदूषण, जब जल गंदा हो जाता है, नदियाँ गंदी हो जाती हैं, उसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? समाज के हर व्यक्ति को उठाना पड़ता है। ये सोशल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पष्ट लागतें। अभी मैंने आपको ऊपर बताया स्पष्ट लागतें क्या होती हैं। स्पष्ट लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो मुद्रा के रूप में, मनी फॉर्म में मुद्रा के रूप में जो हम बाहर के लोगों को भुगतान करते हैं, मनी फॉर्म में जो हम बाहर के लोगों को पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू आउटसाइडर्स, वो सारी क्या कहलाती हैं? स्पष्ट लागत कहलाती हैं। जैसे मान लो हम रेंट पे कर रहे हैं, मटेरियल का खर्चा पे कर रहे हैं, ठीक है, पावर का पे कर रहे हैं, लेबर की पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? ये सभी हमारी स्पष्ट लागतें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है व्यक्ति जब अपने साधन स्वयं फैक्ट्री में प्रयोग करता है तो अपने साधनों की जो लागत होती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, ऊपर मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या बताया? रेंट
ओन बिल्डिंग, रेंट ओन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग को वो किराए पर देता है, ठीक है। अपनी बिल्डिंग को किराए पर ना देकर वो खुद को अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा, ठीक है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपनी पूंजी बिजनेस में लगा रहे, ठीक है, लेकिन खुद को ब्याज नहीं दे रहा, खुद को रेंट नहीं दे रहा, खुद को ब्याज नहीं दे रहा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? जो व्यक्ति ने अपने साधन बिजनेस में प्रयोग किए हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है, ये लागत के प्रकार इसके साथ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है लागत फलन, यानी कि कॉस्ट फंक्शन। लागत फलन क्या होता है? लागत फलन कॉस्ट फंक्शन का संबंध किससे है? उत्पादन और उत्पादन की लागतों के संबंध को हम लागत फलन कहते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन हमें क्या बताता है? उत्पादन और उत्पादन के लागतों के संबंध को हम क्या कहते हैं? उत्पादन और उत्पादन के लागत के संबंधों को कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा हमने पढ़ना है थियरीज ऑफ कॉस्ट, लागत के सिद्धांत। लागत के सिद्धांत कितने हैं? लागत के सिद्धांत 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से लागत के सिद्धांत है? पहला है लागत का परंपरावादी सिद्धांत, यानी कि ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे लागत का आधुनिक सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न थियरी ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लागत का परंपरावादी सिद्धांत, यानी कि ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कॉस्ट। लागत का परंपरावादी सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट रन कॉस्ट, लागत के परंपरावादी सिद्धांत ने लागतों को 2 भागों में बांटा है। शॉर्ट रन कॉस्ट अल्पकालीन लागत और लॉन्ग रन कॉस्ट यानी कि दीर्घकालीन लागत। सबसे पहला हमारा आता है शॉर्ट रन कॉस्ट, अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत 3 प्रकार की होती है। अल्पकालीन लागत 3 प्रकार की अल्पकालीन लागत होती है। कौन कौन सी लागत होती है? पहली है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। 3 प्रकार की अल्पकालीन लागत होती है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट, टीसी जिसको शॉर्ट में बोला। टोटल कॉस्ट में हमारी फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर दें तो वो टोटल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। स्थिर लागत क्या होती है? जिसकी हम मंथली पेमेंट करते हैं, जो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, वो स्थिर लागतें कहलाती हैं। जैसे रेंट हम मंथली फिक्स पे करते हैं, इंश्योरेंस हम 6 मंथ में या 1 साल में अमाउंट इकट्ठा पे करते हैं, वो इंश्योरेंस हमारा फिक्स कॉस्ट हो गई। सैलरी का अमाउंट हम हर बार मंथली सेम देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम एक फिक्स कॉस्ट को हम एक टेबल और डायग्राम से समझ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? मान लो एक व्यक्ति वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, 1 2 3 4 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। फिक्स कॉस्ट जो होती है ये उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं है, ये फिक्स रहती है। 1 यूनिट का प्रोडक्शन करे तो भी फिक्स कॉस्ट 10 है, 2 का करे तो भी 10 है, 3 का करे तो भी 10 है, 4 का करे, 5 का करे तो फिक्स कॉस्ट हमारी 10 ही है। तो फिक्स कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं है, ये फिक्स ही रहती है। इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स लिए, वाई एक्सिस पर हमने फिक्स कॉस्ट ले ली, ठीक है। तो हर बार देखो ये फिक्स कॉस्ट 10 ही आ रही है। 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 2 का करें, 3 का करें, 5 का करें, फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहती है। तो आज आप इतना ही पढ़ो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।